हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 3 हल करने जा रहे हैं, जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। तो आते हैं, हम देखते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए कुल 40 प्रश्न होगी, जिसके लिए आपको 40 नंबर मिलेगी। ठीक है, 40 नंबर मिलेगी। इसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आते हैं हम प्रश्न पे। देखिए पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, पहला सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताइए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रूसो को। किसे कहा जाता है? रूसो को। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 में बना था। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ठीक है, तो देखिए यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये इसका आंसर हो जाएगा दिदरो। क्या हो जाएगा? दिदरो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर। यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों देखिए, ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। अक्सर ये हम लोग सुनते हैं, नारा भी लगाते हैं, या सुने होंगे कि यह अक्सर ये देश का आज़ादी के समय ये कथन कहा गया था। ये कथन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब बताइए 8वां नंबर प्रश्न। बंगाल का विभाजन कौन हुआ? तो आपको मैं बता दूं, बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। वो किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। ठीक है, और इसे निरस्त किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में निरस्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कौन थे बताइए। देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे बिरसा मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धोर कानू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर, जो कि भूगोल से है। ठीक है, आइए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है? मान्य है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? देखिए, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? देखिए, वनों को काटना भूमि निम्नीकरण होती है, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण होती है, खनन करते हैं भूमि निम्नीकरण होती है, लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण में ये भूमिका इसकी नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल में देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो देखिए, गुलाबी सिर वाली बतख जो होती है, वो किन जातियों में शामिल है? ये लुप्त जातियों में शामिल है। किसमें है? लुप्त जातियों में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? ये हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वनों की कटाई से। ये उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर। जल की कमी के कारण जल की कमी के क्या कारण है? जल की कमी के क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
ठीक है। अब देखिए टांका क्या होता है, देखिए टांका ये होता है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। ज़मीन के अंदर टंकी बनाई जाती थी पहले, ठीक है, जिसे हम लोग कहते थे टांका। पहले के लोग टांका कहते थे उसे, ठीक है, समझ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। बता रहा है कि 2025 तक कितने लोगों को 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। देखिए किसी व्यक्ति की कुल आय से किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। किसी देश की जो कुल आय है उसकी जनसंख्या से उसे भाग दे देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो वह देश किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विकसित, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सतत विकास का उद्देश्य होती है, क्या होती है सतत विकास का उद्देश्य। विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए, किसके लिए होगी। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के लोग ज़्यादा, वहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 24 हो गया था, 25 नंबर देखते हैं। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी। तो इनमें से कौन सी इसकी आय होगी। इसकी आय हो जाएगी क नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस पहला ऑप्शन क्या है। इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। आते हैं अगला सवाल 27 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है। तो ये क्या प्रतिशत कहलाता है। बोल रहा है कि 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों 7% क्या कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, उपस्थिति कहलाएगी, निवल उपस्थिति, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यह उन उद्यमों को शामिल करना जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इन क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। देखिए इस संगठित क्षेत्र में तो जिस पर सरकार का नियंत्रण होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 29 का क, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा दिमाग में बातों को घुमाइए। आते हैं अगला सवाल 31 नंबर। देखिए सत्ता की अब राजनीति से आ गई, ठीक है। देखिए सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो कौन शामिल है सत्ता के। इसका आंसर हो जाएगा क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। क्या इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है, बेल्जियम से संबंधित है, ठीक है। बेल्जियम में डच बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। बेल्जियम में डच बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, 59% है, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक है, कौन संबंधित है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक दल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, कौन ऐसा विषय? देखिए, पुलिस, व्यापार, कृषि, देखिए, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, शिक्षा, वन विभाग। इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? ये हो जाएगा आपका ख नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ख। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग का सेक्टर संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है इसका? 40% है। कितना है? 40%। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? बताइए, झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? आप लोग गेस करिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? संथाली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षणों का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? 1992 में उठाया गया था। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हम सेट 3 भी हल कर चुके हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें और आगे की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।